नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था समेत अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। धार्मिक स्थलों में बड़ी देखिए, चूँकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है, चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। द्वाराहाट विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुए मतदान में गनोली बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत तमाम पोलिंग पार्टी के द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैलेट से पहला चुनाव निशान अनार का था, मगर जब मतदाताओं को बैलेट पत्र मिला तो उसमें पहला चुनाव निशान ही गायब था। इस बात की जानकारी अब प्रत्याशी और अन्य लोगों को हुई तो मतदान केंद्र में हंगामा हो गया। आनन फानन में रिटर्निंग अधिकारी, उपजिलाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी गनोली बूथ पर पहुंचे और सभी को शांत कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूर्व मतदान के आदेशित किया। आज कनोली बूथ पर पुनर्मतदान कराया गया। प्रत्याशियों का कहना है कि मतदान तो शांति के साथ हो रहा है, मगर अब मतदाता काफी कम हो गए। इस बूथ पर 410 मतदाता हैं, जिसमें 202 महिला मतदाता और 208 पुरुष मतदाता है। जी, इन्होंने मेरे चुनाव निशान का ही वो फाड़ा, बैलेट फाड़ा, गलत बैलेट फाड़ा। और क्यों फाड़ा ये हमको पता नहीं है। इसमें किसकी लापरवाही ये भी पता नहीं है। इसी वजह से पुनः मतदान हो रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो। अभी तक कुछ परेशानी नहीं है हमको। इस समय तक हम संतुष्ट हैं। जहाँ तक मतदान हो गया इस समय तक हम संतुष्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मल्ली बिठोली से क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदीश सिंह। तो जो यहाँ पे जो कल परसों जो यहाँ पे मतदान हुआ था, उसमें जो स्थितियाँ बनी थी, उसमें मतदान अधिकारी के गलती की वजह से यहाँ पे आज पुनः मतदान किया जा रहा है। उसमें जो पहले नंबर पे हमारा बैलेट में अनार का जो चुनाव चिन्ह था, उसे गलत तरीके से फाड़ने की वजह से हमारे 25 जो मतदान हैं वो हमारे रद्द हुए थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपील की थी शासन प्रशासन और चुनाव आयोग से। हमने अपना आग्रह किया था कि इस मतदान को दोबारा किया जाए। तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निर्वाचन आयोग का, पुलिस प्रशासन का, क्षेत्रीय जनता का, ग्राम सभा गनोली, बिठोली, बाबन, भटकोट की जनता का, कि गलत मतदान होने के बाद जो गलतियां हुई हैं मतदान अधिकारी के द्वारा, उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ से मतपेटियों को ब्लॉक तक पहुँचाने का प्रयास किया है, उसके लिए सभी लोग सराहनीय हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी हूँ और पुनर्मतदान के का थोड़ा सा प्रशासनिक चूक या वोटर जो वोट था उसमें जो चूक हुई उसके कारण यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। तो इसमें आपको कोई अभी परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतदाता सुबह से अपना मत प्रयोग कर रहे हैं और आराम से आ रहे हैं। इसमें कोई परसों तो कोई वो नहीं थी, मतलब कोई गाइडेंस अच्छा कोई वो नहीं था। और आज जो कि सब देने लगे हैं और हमें आज अच्छा लगा। परसों से आज वोट देने में बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका कहने का मतलब है कि परसों जो व्यवस्थाएं थी वो कम थी और आज व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सबको समझा के। तो आपको ऐसा लगता है कि आज ये पुनर्मतदान कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो प्रत्याशी के लिए ठीक है? हाँ।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो चुके हैं। अब सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में ही नतीजे आएंगे। साथ ही राज्य के तमाम मुद्दों पर उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से की खास बातचीत। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट का इंतजार है कि क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, हम आशान्वित हैं और मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, जब से नॉमिनेशन प्रारंभ हुए हैं हमारे तमाम लोग निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हुए हैं। और उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस के अंदर बौखलाहट थी और जिस प्रकार उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उससे भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर आगे रही है। और मैं समझता हूँ कि जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई पड़ेगी। सर, महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से क्या योजनाएं चलाई गई या महिलाओं को जागरूक किया गया, उसका ये नतीजा है। देखिए, अभी तक देखने में आया है कि जहाँ जहाँ महिलाओं का मतदान अधिक हुआ है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रही है। वो मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। और उत्तराखंड में तो मातृशक्ति का विशेष आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं के लिए उत्तराखंड में योजनाएं चलाई जा रही, पूरे देश के अंदर हम लोग महिलाओं पर काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है। यहाँ तक कि नौकरियों में तक आरक्षण देने के तक हमने काम किया है। हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। हम मातृत्व लाभ दे रहे हैं। तमाम सारी योजनाएं हमारी ऐसी जो महिलाओं पर आधारित हैं। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर जो राशन कार्ड है उसमें महिलाओं को मुखिया हम लोगों ने बनाया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें महिला मुखिया बनाई है। तो हमारे लगभग जितनी भी योजनाएं हैं वो सब महिलाओं पर केंद्रित हैं। और यही परिणाम है कि मात्र उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्या लग रहा है सर, कितना प्रतिशत आप लोग जीत रहे हैं, कितनी बढ़त आप बना रहे हैं इस बार? क्योंकि विपक्ष भी लाख दावे कर रहा है इस बार पंचायत चुनाव। देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए, जहाँ तक अध्यक्षों का प्रश्न है तो लगभग सारे ही अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं जिला पंचायतों में, जो मेरा मानना है। ब्लॉक प्रमुख भी हम 80% से ऊपर जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिला पंचायत सदस्यों की जो सूची आएगी उसमें भी हमारी संख्या 70 से 80% तक होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, हरीश रावत एक तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ यूसीसी और एक तरफ एलयूसीसी, ये दो लकीरें भाजपा ने खींच दी हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा, मतलब इस तरह के व्यंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हरीश रावत जी की अपनी एक शैली है बात करने की, और हम लोग बहुत गंभीरता से उनको नहीं लेते हैं। अब ना हम लेते हैं और ना ही जनता उनको बहुत गंभीरता से लेती है। और उनकी अपनी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो मैं समझता हूँ उनकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। जी। अच्छा सर, जिस तरह से, क्योंकि अब पहाड़ों में भी देखा जा रहा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, बड़ी संख्या में रास्ते ब्लॉक हो जा रहे हैं। 3 दिन के लिए फिर यात्रा पर ब्रेक लगाया गया है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं? और पहाड़ों पर जब लोग जा रहे हैं तो किस तरह के सावधानी उनको बरतने की ज़रूरत है? क्या आप निवेदन भी करेंगे उन लोगों से? देखिए, ये पूरे देश में जो भी लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे पर्यटन के तौर पर आते हों, सबको मालूम है कि जब बरसातें होती हैं तो ये आपदा का सीज़न होता है। और इसमें कई जगह हमारी लैंडस्लाइडें भी होती हैं, रास्ते भी बंद होते हैं, बरसात के कारण दिक्कतें भी आती हैं। ये सबको मालूम है, कोई आज नई बात नहीं है और ये हमेशा ही होता है। लेकिन पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं। हम लोग अगर कोई रोड ब्लॉक हो रही तो बहुत जल्दी उसको क्लियर कर पा रहे हैं और पहले से बेहतर स्थितियाँ हुई हैं। हमने आपदा के कारण जो दिक्कतें आती हैं उन पर काफ़ी नियंत्रण किया है। और आप देख रहे हैं कि इन परिस्थितियों में भी यात्रा चल रही, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे कालनेमी ऑपरेशन आप लोगों ने चलाया है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या लगता है आपको, आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि इस तरह के अभियान और आगे भी चलना चाहिए? देखिए, ठीक बात है, पहचान छुपाकर आप अगर कोई भी काम करते हैं वो उचित नहीं है। और कम से कम सनातनी लोग हैं, तो जो लोग फर्जी साधु बनकर, फर्जी वेश धारण कर लोगों से पैसा वसूलने का काम करते हैं, वो उचित नहीं है। तो ये कालनेमी जो ऑपरेशन चला है, ये बहुत अच्छा अभियान इसमें सरकार ने चलाया है और इसमें काफ़ी सफलता भी हम लोगों को मिली है। और मेरा ये कहना है कि इसमें थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों को पकड़ा है उनको चालान करके छोड़ा है। इसमें आगे चल के सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए कि इस तरह से आप किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, उसके नाम पर आप वसूली नहीं कर सकते, ये गलत है। तो इसके लिए थोड़ा सख्त कानून की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सरकार आने वाले समय में ये भी करेगी। जी, धन्यवाद।
धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में किस तरह का रिस्पांस रहने जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था इस बार भी देखने को मिली है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सत्र की अवधि को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में विधायकों को अपने अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दे को उठाने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा। हाल ही में कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हुए सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी की है। इस बीच बीजेपी की ओर से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के इन आरोपों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की अवधि के बारे में बात की है और उन्हें ये जानकारी दी गई है कि जितना कार्य वर्तमान में विधानसभा के पास है उसके लिए 4-3 दिन की अवधि प्राप्त नहीं है। नहीं देखिए, मेरे माननीय तो कमल जी से भी बात हुई थी बीच में, और मैंने कहा भी था कि भाई आपको जितना भी समय चाहिए आप समय लीजिए, और गैरसैंण में अगर सत्र लंबा भी चलाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्र चलाने के लिए आपको बिजनेस चाहिए होता है, उतना आपके पास काम चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पास जो कामकाज होगा मात्र 19 से लेकर 22 तक का होगा, इसलिए उतने दिनों का निर्धारण किया गया है कि उतने दिनों में हम गैरसैंण में सत्र चलाएंगे। बाकी वहाँ कार्यमंत्रणा समिति की समय में बैठक होती है, आवश्यकता अनुसार उसके बाद बिजनेस तय होता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी और वो बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें भी कहाँ दिक्कत है, वो कभी भी किया जा सकता है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत हुए विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि पहले सिर्फ विपक्ष ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब बीजेपी के ही एक नहीं बल्कि दो विधायकों में नाराजगी है। एक विधायक थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग कर रहा है तो दूसरा अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहा है। देहरादून को स्मार्ट बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया गया, फिर भी उम्मीद के मुताबिक तस्वीर नहीं बदली। लिहाजा विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस बार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के देहरादून शहर से दो विधायकों में नाराजगी है। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर बीजेपी के विधायक खजान दास ने ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दर्शन लाल चौक तक ड्रेनेज निर्माण हुआ, लेकिन आगे का कार्य अधूरा रह गया, जिससे अब परेशानी हो रही है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का भी काम हुआ है, हालांकि ड्रेनेज उन्होंने दर्शन लाल चौक तक बनाया था, उससे आगे नहीं बन पाया। और अभी जो एक प्रस्ताव सिंचाई विभाग ने दिया है सरकार को, और वो प्रस्ताव तकरीबन 34 करोड़ का था, जिसमें हमारे शहरी विकास के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फाइल को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। और प्रिंस चौक में बहुत ज्यादा पानी भरता है और मैंने कई बार प्रयास भी किया, कई बार गया भी, कई बार लिख के भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, और अगर कोई घटना घटती है प्रिंस चौक में या कहीं पानी भराव के जल भराव के कारण, तो इसके जिम्मेदार स्वयं वो अधिकारी होंगे जो लापरवाही बरत रहे हैं। विधायक का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने करीब 34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है और कई बार दौरा भी किया, बावजूद इसके अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल भराव के कारण प्रिंस चौक या अन्य इलाकों में कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए वही अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो काम करने से बच रहे हैं। इधर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत हुए विकास कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट की जरूरत है। देखिए, मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी, और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था, और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खजान दास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया
और कंपनियों से काम लिया गया। उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और उसके बाद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। अभी भी मेरा तो ये कहना है कि इसका बाकायदा एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और उसमें अगर कोई लापरवाही बरती गई जैसा हमको दिखता है तो उस पर निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों और जिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं, जो आज भी प्रश्न खड़े हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। इसमें या तो कोई बड़ी जांच बैठे या थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या निकल कर आता है उसके अनुसार फिर आगे निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी के विधायकों की नाराजगी और सवालों पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक की नाराजगी उसी क्षेत्र को लेकर है जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेयर ने बताया कि उन्होंने स्वयं विधायक खजानदास और अधिशासी अभियंता के साथ मौके का निरीक्षण किया था। वहां जलभराव की गंभीर समस्या को देखते हुए दर्शन लाल चौक से नीचे बहते पानी को नाले तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया था। इसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को क्रियान्वित करना था। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से बार-बार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है ताकि जलभराव से जनता को राहत मिल सके। जो उनका मेन वो है, उन्होंने कई बार कहा अधिकारी, मैं भी गया उनके साथ, मेयर खजानदास जी दोनों गए और देखा। और पर वो क्या है कि वो बड़ा एक जो यही जल भराव वाला वो है उसके लिए एक प्लान था जो यहाँ से आपका दर्शन लाल चौक से और जो जल नीचे तक को आता है बहता हुआ, उसको हम दर्शन लाल चौक जो है हमारा उससे लेके हम प्रिंस चौक तक आगे जाके और उसको नाले तक कैसे उसको लेके जाएं। तो एक बड़ा वो प्लान था जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को करना था। तो हमने कहा चलो ये बड़ा इसमें पैसा लग रहा है, अगर ये नहीं संभव अभी है तो कम से कम छोटा काम हम कर दें। तो निगम अपने स्तर पे जो कर सकता है वो तो कर रहा है। मतलब बीजेपी के विधायक और मेयर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग की गलती से शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या होती है। तो फिर समझ में ये नहीं आता कि सब कुछ जानने के बाद भी जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि राज्य में ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी के राजपुरा में नगर निगम ने कई मकानों को चिन्हित किया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस का आरोप है कि यहां 50 साल से लोग बसे हुए हैं, जिसे तोड़ने के लिए निगम ने कई मकानों को चिन्हित किया है। गुस्साए लोगों ने आज नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में राजपुरा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निगम के मजिस्ट्रेट कार्यालय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा कि पेयजल सिंचाई विभाग की तरफ से नहर कवरिंग को लेकर वहां बने मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, जो लगभग 50 सालों से वहां मकान बने हुए हैं, जिसे तोड़ने के लिए नगर निगम ने लाल निशान लगा दिए हैं। राजेंद्र नगर राजपुरा में लाल निशान लगाए गए, जिससे कि वहाँ की जनता बहुत डरी हुई है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें वहाँ से मिटाने की कृपा करें। और क्या कहते हैं, नहीं तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। नहीं हमें कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम कोर्ट तक जाएंगे। हम अपनी जनता के लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, हम जान तक देंगे। और वहाँ की जनता की एक मकान की एक ईंट को भी नहीं टूटने देंगे। मैं सभी से वादा करती हूँ और हम सभी लोग आंदोलन करेंगे। मानकों में लाल निशान लगने के बाद लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब लोगों को नींद नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने चौखा बर्तन करके अपना आशियाना बनाया था, लेकिन वर्षों बाद प्रशासन उसे तोड़ना चाहता है। हेमंत साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी गरीब का मकान तोड़ा गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कि लाल निशान लगाकर राजपुरा के लोगों को डर के साए में छोड़ दिया है और वहाँ के लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। लोग कहाँ जाएंगे अगर लोगों के मकान तोड़ दिए, रातों रात लाल निशान लगा दिए, किसी को पता नहीं चलने दिया। इन नकारे अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, किसी के मकान की एक ईंट तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें जान ही क्यों न देनी पड़े। लोग अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान को बनाते हैं और इन निकम्मे अधिकारियों को शर्म नहीं आती। 1 मिनट में लाल निशान लगा दिए। कहाँ क्या बनाना चाह रहे हैं? 4 लाइन बनाना चाह रहे हैं, हाईवे बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? समझ से परे लोग परेशान हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों
के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नकारे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। किसी के मकान की एक ईंट न टूटे, ये सुनिश्चित करने का काम मकान क्यों गिर गए, क्या कारण? बिल्कुल सिंचाई विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से लाल निशान लगा दिए गए, 10-10, 12-12 मीटर निशान लगा दिए गए तोड़ने के लिए, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरीके की मनमानी, इस तरीके की बदमाशी, इस तरीके की गुंडागर्दी किसी भी कीमत में सहन नहीं होगी। राजपुरा के लोगों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, किसी के अगर मकान को तोड़ने की कोशिश की तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी का मकान नहीं तोड़ने देंगे। दरअसल नगर निगम ने जलभराव को देखते हुए हल्द्वानी शहर में बहरीन नालों पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई की है, जिससे बरसात के समय पर सड़कों पर पानी भर न सके। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि केवल अभी मकान को चिन्हित किया गया है, तोड़ने का अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो भी मकान अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं उनको आगे तोड़ा जरूर जाएगा। मकानों में लाल निशान लगा दिए और तोड़ने की हमको धमकी दे रखी है, और वो ना तोड़े जाएं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमने ऐसे मुसीबत से बर्तन मल के और लेबरी करके हमने घर जोड़ रखे हैं, आज ये टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? और सभी का कहना यही है, एक मेरा ही नहीं, इतने लोग आए, सबका कहना यही है। और वो कह रहे हैं यहाँ से लाल निशान कह रहे हैं हमें इतनी जगह चाहिए, जितनी जगह हमारी है उतनी जगह पूरी की पूरी ले रहे हैं, वहाँ मैदान बना रहे हैं लोग। देखिए, अभी फ़िलहाल तो जो मौके पे चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, सर्वे चल रहा है और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस की प्रॉपर सुनवाई भी हो रही है। तो अभी तो केवल सर्वे चल रहा है और सुनवाई भी चल रही है, और बहुत सारे जो नोटिस गए हैं वो निरस्त भी हुए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल चिन्हीकरण का काम चल रहा है, अभी तोड़ने की तो बातें नहीं की जा रही है, तो केवल चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो चिन्हीकरण के बाद जब सुनवाई हो जाएगी, चिन्हीकरण हो जाएगा, तब कोई निर्णय लिया जाएगा और विकल्प भी खोजे जाएंगे। अगर कोई और विकल्प भी होगा तो विकल्प भी देखा जाएगा। अगर कोई और विकल्प है जिसमें कम नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको भी खोजा जाएगा। फिलहाल तो ये केवल चिन्हीकरण का काम चल रहा है और जो दावे और आपत्तियां हैं, जो सुनवाई है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। निगम का कहना है कि कई मकान अवैध रूप से बने हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वर्षों से निगम अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी में है, जिस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या निगम का बुलडोजर चलेगा या फिर इस पर राजनीति ही होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।